बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर एंड माय कोलीग्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये हम तीनों आज पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट था, टार्क या मूवमेंट, ये अलग चीज है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अलग चीज है। तो लिहाजा इन दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। अच्छा, लेट करो बॉडी इज बैलेंस्ड। चलो ये बाद में आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूं, पहले इसको समझो जरा। अच्छा, ये नट है, इसको मैंने टाइट करना है। क्या करना है मैंने? तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर की जानिब फोर्स लगाऊंगा टाइट करने के लिए। जो आपका स्पैनर है उसके ऊपर की जानिब फोर्स लगाऊंगा। तो अगर आप वैसे भी आपको याद हो, स्पैनर के जब ऊपर की जानिब आप फोर्स लगाते हो तो वो टाइट हो जाता है। तो इसको टाइट करने के लिए मैं ऊपर की जानिब फोर्स लगाऊंगा। तो जब भी फोर्स लगाऊंगा तो क्या पैदा होगा इसके अंदर? टार्क पैदा होगा, रोटेशन पैदा होगी। रोटेशन का मतलब उसके अंदर टार्क पैदा होगा। और मैंने कल बताया था आपको लास्ट टाइम कि जब अगर सीधी फोर्स लगाने से कोई चीज सीधी मूव करती है तो क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। गुड, शाबाश। और अगर वो घूमना शुरू कर दे तो वो टार्क पैदा होता है। तो यहां पे जब आपने फोर्स लगाई तो टार्क पैदा होगा। अब आप मुझे ये बताओ, एक सवाल है, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉक इस तरह घूमता है ना, तो ये भी क्या होगा? क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। ये देखो, ये भी क्या होगा? क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो यहां पे जो टार्क पैदा होगा उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज टार्क। टाइट द नट, नट को मैंने टाइट करना है, तो ये रोटेट करेगा। किस तरह रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। और जो इसके अंदर टार्क या मूवमेंट पैदा होगा वो कौन सा पैदा होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा होगा। यहां तक समझ तो नहीं आ रही बात? क्या समझ आई बताओ जरा। गुड, शाबाश। जब फोर्स लगेगी क्लॉकवाइज घूमेगा और उसके अंदर जो टार्क पैदा होगा वो क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा। अच्छा, अब इसको आपने लेट कर लो, दूसरा एक्सपैनर लिया, अब आपने नट को लूज करना है। तो लूज करने के लिए किधर फोर्स लगाओगे? नीचे की जानिब। अच्छा, अब बताओ, जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी कि मूवमेंट है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी? अब हमने नट को लूज करना है और रोटेट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा? यहां तक समझ आ गई बात की? अच्छा, अगर आपका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर ये दोनों बराबर हो तो क्या आपका जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। जितना भी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, जितने भी लग रहे हैं, 1 2 3, जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसको टाइट करने के लिए, क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, उनका सम अगर बराबर हो किसके? जो एंटी क्लॉकवाइज आपके मूवमेंट के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, तो क्या होगा? वो बॉडी आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में होगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब बॉडी इज बैलेंस्ड। अब बॉडी बैलेंस है इफ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल। देखो क्या लफ्ज बोला उसने? इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। यानी वो जिसम बैलेंस होगा, यानी कि जो ऊपर की जानी जितनी फोर्सेज लग रही हो, जितनी फोर्सेज, अगर वो दोनों बराबर है तो बैलेंस ही रहेगा बॉडी। बॉडी क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई है? तो ये मेन चीज थी। इसके अंदर डेफिनेशन छोटी थी, अब डेफिनेशन ही करनी, अगर अंदर से भी आप स्टडी करना चाह रहे हो, वैसे मैंने थ्योरी सारी समझा दी है आपको, लेकिन ये डेफिनेशन लाजमी करनी है आपने। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लो। अब देखो, यहां पे देखो, ये दोनों बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं नीचे वाली फिगर के अंदर। तो यहां पे इक्वल फोर्सेस है। यहां पे क्या है? यहां पे देखो लार्ज वेट है, इधर स्मॉल डिस्टेंस है, वेट है लार्ज हो गया। यहां पे स्मॉल वेट है और लार्ज डिस्टेंस होगा तो वेट क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा।
अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास। क्या आ गया? इसको भी समझाने से पहले डेफिनेशन, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। अच्छा लेट करो मैंने एक रॉड लिया, ये आपको रॉड नजर आ रहा है, और इस रॉड के ऊपर और नीचे मैंने एक छोटी गेंद लगा दी और एक बड़ी गेंद लगा दी। ब्लू वाली छोटी, उसका मास कम है, और रेड वाली का मास, एक रॉड लिया उसके ऊपर भी और नीचे दोनों एंड पे मैंने क्या लगा दी? बॉल्स लगा दी है। अच्छा अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है जिसमें मैं फोर्स लगा सकता हूँ। अब ये ग्रीन नजर आ रहा है आपको, ग्रीन कलर, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो बताओ बॉडी क्या करेगा? गुड शाबाश। बॉडी क्या होगा? रोटेट करेगा। बॉडी क्या करेगा? रोटेट करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। ऐसे क्लियर होगी बात? अच्छा अगर मैं दूसरा एक बॉडी लूं, अब मैं फोर्स ऊपर नहीं लगा रहा बल्कि नीचे लगा रहा हूं रेड बॉल के पास, अब क्या होगा? पहले ये कौन सा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देख क्या होगा कि ये बॉडी जो होगा, अभी क्योंकि फोर्स ज्यादा नीचे लगा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। अच्छा अगर मैं फोर्स ऐसे पॉइंट पे लगाऊं, ये ओ पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ओ पॉइंट पे लगाऊं तो अब बताओ क्या होगा? अब ये स्टेबल रहेगा और बॉडी क्या होगा? बिल्कुल सीधा मूव करेगा। तो हमने ना वो पॉइंट ढूंढना होता है पूरे बॉडी में, वो पॉइंट ढूंढना होता है जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी रोटेट ना करे बल्कि सीधा मूव करे। उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर एन अप्लाइड फोर्स, जहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं, काजिज, और वजह बनता है किस चीज की? सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, कि सिस्टम मूव करे बगैर घूमे, सिस्टम मूव करे आगे को जाए। अब देखो ये पहले वाले में भी घूम रहा है क्लॉकवाइज, दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरे वाले में मैंने ओ के ऊपर फोर्स लगाई तो वो बगैर घूमे सीधा मूव। तो ये जो ओ पॉइंट है जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये क्या है उसका? सेंटर ऑफ मास। समझ तो नहीं आ रही बातें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट चले। डेफिनेशन समझ आ गई है? तो ये डेफिनेशन आपने करनी है। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर। अच्छा चलिए डेफिनेशन बाद में करते हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं। अब देखो ये एक टुकड़ा है लकड़ी का या किसी भी चीज का, मैंने रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है। रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से, और याद रखना हर पार्टिकल अपना एक वेट है जो किस जानिब होगा? नीचे की जानिब। देखो नीचे की जानिब है ना, अब इस पार्टिकल का वेट नीचे की जानिब, इसका भी वेट नीचे की जानिब, इसका भी वेट नीचे की जानिब, ऐसा ही है। हर पार्टिकल का वेट होगा और वो किस जानिब होगा? अब लेट कर लो कि ये चेयर है, इसका भी अब हर पार्टिकल है, ये वाला इधर इधर सारे पार्टिकल्स हैं इसके, और वो नीचे की जानिब भी वेट है उसका। लेकिन मैं चाहता हूं कि बजाय हर टुकड़े का वेट निकालूं, तो क्यों ना मैं कोई एक ऐसा पॉइंट निकाल लूं जहां पे पूरा का पूरे जिस्म का वेट अमल कर रहा हो, पूरे के पूरे जिस्म का वेट अमल कर रहा हो, क्यों ना मैं वो निकाल लूं? वो सबसे बेहतर नहीं है कि आप हर टुकड़े का वेट निकालो? तो उस वेट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको बड़े जी से ज़ाहिर करते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये जो रेड लाइन नजर आ रही है, ये रेड लाइन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी इस पॉइंट के ऊपर, ये जो आपको बॉडी नजर आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का जो वेट है वो अमल कर रहा है। अच्छा ये एक बड़ी लाइन शो की है मैंने, अगर मैं तमाम वेट को, अब ये बड़ा ना अहम सवाल, ये वैसे समझाने की जरूरत तो नहीं मुझे, बस ये रटाई काफी था, लेकिन मैं आपको एक आज बताऊंगा नहीं, ये आपको एक मैं हिंट दे के जाऊंगा, ये आपने खुद ट्राई करना है और कल मुझे इसका आंसर बताना है या कमेंट्स कर देना है इसके अंदर ही। अब ये देखो छोटे छोटे वेट्स हैं, इन सभी वेट को अगर मैं मिलाऊं तो एक बड़ा वेट बन जाएगा। और ये जो रूल था ये कौन सा था? वेक्टर को मिलाना। वेक्टर को मिलाना कौन सा रूल था जो था स्टार्ट में पढ़ा था हमने? हेड टू टेल। गुड शाबाश।
इसका मतलब इन तमाम वेट्स को, ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना ब्लैक कलर के, इनको मैं जमा करता हूं तो ये सम बन जाता है रेड, ये सम हमारा बन जाता है रेड। तो मुझे आपने ये बताना है कि ये सारे नीचे की जानिब है, ये भी नीचे की जानिब है, हेड टू टेल रूल के जरिए किस तरह इनको प्लस कर सकते हैं और रिजल्टेंट कैसे सेम उसी डायरेक्शन में ही आ जाएगा जिस डायरेक्शन में आपके वेक्टर है। लेट करो अपने 5 या 6 ले लो छोटे छोटे वेट, उनको प्लस करो और उसका रिजल्टेंट निकालो, ट्राई करना, ठीक है। ये वैसे जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके एक ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए है। अच्छा अब डेफिनेशन देखो, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स, यानी ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर पूरे का पूरे जिस्म का वेट अमल करता है। टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और किस तरफ जा रहा है, जिस तरह दीवार होती है ना वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की जानिब जा रहा है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी बोलते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा इसकी एग्जांपल देखो, ये देखो, ये जो है ना इसका पॉइंट जहां पे उसको हमने उसको ग्रिप किया हुआ है या सपोर्ट दी हुई है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं इसकी पूंछल की जानिब करता तो इसका मुंह नीचे गिर जाना था, अगर मुंह की जानिब करता तो पूंछल नीचे गिर जानी थी। अक्सर आप फुटबॉल घुमाते हो ना फिंगर के ऊपर, वो जो फिंगर होती है फुटबॉल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट के ऊपर होती है, इसलिए तो वो गिरता नहीं है। स्केल है, स्केल को आप अपनी फिंगर पे रखो, अगर आप लेफ्ट साइड पे ज्यादा रखते हो तो तब भी नीचे गिर जाएगा, राइट साइड पे ज्यादा रखते हो तब भी। आपको सेंटर में वो पॉइंट ढूंढना होता है जिसके ऊपर स्केल नीचे नहीं गिरता। वो कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा कभी आपने ऐसे किया है, बिल्डिंग के ऊपर ना तार डाल के लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, उसके ऊपर वो स्टिक पकड़ के ना रॉड, वो उसके ऊपर चलते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। आप लोग जाओगे, ट्राई करना, जितना मुझे आप लोग तंग करते हो लाजमी जाना। अच्छा ये क्यों कैसे होता है, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चक्कर होता है, वो खुद को बैलेंस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जरिए। क्लियर होगी बात यहां तक। और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, वो हम स्टडी करते हैं। अच्छा मैं आपके बुक के लिहाज से बताता हूं, बुक के लिहाज से। अब ये इसका जो जी है ना, जहां पे ये बड़ा मैंने बताया ना, ये रॉड है। अगर आप, ये सारे टुकड़े हैं, हर जगह पे वेट अमल कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे, ये सेंटर में, ये लिखा हुआ ना जी, बड़ा जी। यहां पे आप फिंगर रखोगे तो ये नहीं गिरेगा, यहां पे फिंगर रखोगे तो ये नहीं गिरेगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा ये देखो, ये आपकी है स्केयर, क्या है ये आपका स्केयर, का मतलब पता है ना, जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है वो स्केयर होता है। अगर ये 4 मीटर है साइड, ये भी 4 है, ये भी 4, तो आपने इसके जो डायगोनल्स हैं क्या लेने हैं, डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कि ऑपोजिट कॉर्नर को मिला दो। देखो ये वाली कॉर्नर को मैंने इससे मिला दिया और इस वाले कॉर्नर को मैंने इससे मिला दिया। जैसे मिलाएंगे तो दरमियान में एक पॉइंट बन जाएगा, बन गया। जहां पे डायगोनल कट करेंगे जहां पे डायगोनल कट करेंगे उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्केयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे होता है। अच्छा ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये आपकी बुक में से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये लिखी हुई बुक के अंदर। सर्कल में भी आपने क्या करना है, 2 डायामीटर खींचने हैं। तो वैसे भी सेंटर एक ही होता है सर्कल का, तो वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अब ये हमारा था स्केयर और ये हमारा है रेक्टेंगल, इसके भी डायगोनल मिलाओ, जहां पे डायगोनल कट करेंगे वो उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा ये हमारी क्या है, अच्छा ये आई थिंक सो ये मीडियन होता है। ये 2, ये आपका है ना क्या कहते हैं साइड, इस साइड का जो हाफ है, यानी कि लेट करो ये 10 मीटर है तो 10 मीटर का हाफ 5, ये 12 है इसका 6 हो गया, ये 14 है इसका 7 हो गया। वहां पे पॉइंट लगा लेने आपने हाफ, और उनको उनके कॉर्नर से मिला देना ऑपोजिट, और जहां पे ये टच करेगा वो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तो कोई बात पूछनी हो, कोई ऐसी बात जो समझ आई हो, क्लियर है, तो बड़ा अच्छी तरह याद कर लेना। 3 डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा था इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है। Thank you for watching.